बिहार के डीजीपी विनय कुमार कई सीनियर आईपीएस अफसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। ऑनलाइन मीटिंग में कई जिलों के एसपी भी जुड़े हुए थे। इसी बैठक में भरत तिवारी का भी जिक्र आया। कहा गया कि कौन सा आदमी है, कट्टा लेकर घूम रहा है और हमारी पुलिस बस बेबस बनी हुई है, लाचार दिख रही है। ये क्या मैसेज जा रहा है? इसी दौरान एक और सीनियर आईपीएस अधिकारी ने कुछ ऐसा कहा कि वहां बैठे सब सन्न रह गए। बोला, मैं जब जिले में कप्तान था तो ऐसे ही एक मामले में मैंने तो सीधे गोली मार दी थी। कहानी देखिए। इसके कुछ ही देर बाद बिहार पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें भरत तिवारी को मानसिक तौर पर बीमार बता दिया। पर पुलिस के मुताबिक बीमार भरत न तो कोई इलाज करा रहा था, न ही मानसिक रोग की दवा खा रहा था। अगले ही दिन भरत तिवारी को एसटीएफ ने गोली मार दी। क्या यह एनकाउंटर की एक नई स्क्रिप्ट है? हफ्ते भर बाद भी भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 तारीख जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। जांच के दायरे में कौन आएगा, मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस, जांच शुरू कब होगी, सब कुछ अंधेरे में है। क्योंकि फंस रहे हैं नीचे से ऊपर तक के अधिकारी। ये कैसे भूला जा सकता है कि गृह विभाग मतलब पुलिस महकमा भी तो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो वो भी पल्ला किसी और पर यूं ही नहीं झाड़ सकते। राजधानी में भरत तिवारी केस की कुछ अनकही चीजों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की, अलग अलग जिलों के थानेदारों को पटना बुलाकर मीटिंग करने की। बीते कुछ दिनों से सरदार पटेल भवन में इस तरह की बैठकें हो रही थी। ऐसी ही एक मीटिंग से लौट रहे 3 थानेदारों की मधेपुरा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। करीब 10 दिन पुरानी बात हुई, जिसके बाद इस तरह की बैठकें रोक दी गई। इसी बीच मामला आया भरत तिवारी का, जिसका एक वीडियो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। वीडियो में भरत एक तख्त पर लेटा हुआ है। सामने कुर्सी पर थानेदार राजेश मालाकर बैठे हैं और उनके साथ पीछे में मतलब कुछ पुलिस वाले भी खड़े नजर आते हैं। भरत इस वीडियो में पुलिस वालों पर कहीं पर पिस्तौल तानते हुए भी दिखते हैं। थानेदार ने काफी देर उनसे बात की, पर नतीजा क्या निकला मालूम नहीं। इसी दिन एक प्रेस रिलीज जारी हुई भोजपुर के एसपी ऑफिस से, जिसमें कहा गया कि शाहपुर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। शाहपुर थाना की पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची। तब यह तथ्य सामने आया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस का यह प्रेस रिलीज अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उस पर बात बाद में। उससे पहले जान लीजिए कि इसी दिन डीजीपी विनय कुमार ने एक ऑनलाइन मीटिंग में भरत वाले मामले को लेकर भोजपुर पुलिस की क्लास लगाई थी। कहा गया कि एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त आदमी आप लोगों से हैंडल भी नहीं हो पा रहा है। इसी बैठक में तय हुआ कि अगर आपसे संभल नहीं रहा तो एसटीएफ को इन्वॉल्व करिए। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। वो तो आम तौर पर किसी पेशेवर अपराधी, माफिया या फिर संगठित गिरोह के मामले में एसटीएफ को लगाया जाता रहा है। भरत तिवारी का ना तो कोई आपराधिक इतिहास था या मतलब उसने कोई अपराध किया हो, न ही ऐसी कोई उसकी छवि। ऊपर से गांव के लोग, वहां के लोकल पत्रकार ये सब बताते हैं कि वो लोकल इश्यूज पर मुखर होकर अपनी बात कहता था। कहने का तरीका उसका चाहे जो भी हो। फिर इस नतीजे पर कैसे पहुंची पुलिस कि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था? क्या किसी डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहा गया? अगर कहा भी गया तो इनकाउंटर ही क्यों? भरत के फेसबुक लाइव ने सबके सामने सच रख दिया। ये ठीक बात है कि उसने अपने घर के जेवर बेचकर पिस्तौल खरीदी थी, पर वीडियो साफ दिखाता है कि उसने पुलिस के सामने घटना वाले दिन पिस्तौल नीचे रख दी थी। यही नहीं, उस पिस्तौल की जो टारगेट है वो सिर्फ 25 या 30 मीटर तक ही हो सकती है, तो उससे भी ज्यादा दूरी पर खड़े पुलिस वालों को वह कैसे गोली मार सकता था? फिर गोली क्यों चलाई गई, मतलब भरत तिवारी पर? पुलिस ने जो घटना का बयान किया है वो कुछ इस तरीके का है। मतलब आधिकारिक तौर पर जो पुलिस वाले ने बताया बिहार पुलिस की तरफ से वो ये है कि भरत भूषण तिवारी अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। पुलिस और एसटीएफ लगातार आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने को कह रही थी, लेकिन वह रुक रुक कर फायरिंग करता रहा, जिससे पुलिस और आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। भारत को नियंत्रण में लेने के लिए एसटीएफ जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ क्लोज कॉर्डनिंग की
लेकिन भरत ने फायरिंग करनी जारी रखी, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। पर यह बात अभी तक कहीं से साबित नहीं हुई है कि उसने पुलिस वालों पर गोली जान लेने के इरादे से चलाई। सबसे बड़ी बात, उसे गोली कैसे और कितनी मारी गई। गांव वाले कह रहे हैं 3, आरा सदर अस्पताल के डॉक्टर HM अंसारी 4 गोली बता रहे हैं और कुछ का दावा 5 का भी है। यह भी बात सामने आ रही है कि 2 गोली उसे बहुत करीब से मारी गई, जिसे पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं। क्या इन्हीं कारणों से भरत को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताने वाली पुलिस उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं कर रही? आखिर किस चीज की पर्दादारी है? गोली चलाई किसने? आदेश गोली चलाने का किसने दिया? यह सब कुछ आरा से तय हुआ या पटना से? गोली चलाने वाले आदेश पर किस मजिस्ट्रेट ने दस्तखत किए? क्योंकि इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर मजिस्ट्रेट साइन करते हैं अगर वहां पुलिस कमिश्नरेट जैसी सिस्टम ना हो, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट होने पर कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट वाला पावर होता है। इन सवालों का जवाब कब सामने आएगा? प्रशांत किशोर आज भरत के गांव बिलौटी में महापंचायत में पहुंचे। बोले, बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट से नहीं। तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। अब बात यह चल पड़ी है कि इसे इनकाउंटर कहा जाए या स्क्रिप्टेड मर्डर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस और STF की टीम वहां भरत को मारने के ही इरादे से गई थी और ये सब कुछ कहीं ऊपर से तय हुआ था? वैसे तो कहने के लिए भरत की मां की शिकायत पर 5 पुलिस वालों पर आर्म्स एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। पहले तो ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था। भरत तिवारी के मामले में बिहार पुलिस और बिहार सरकार लगातार स्टैंड बदलती जा रही है। पर यह सब जो मुकदमा दर्ज हुआ, कहीं बड़े लोगों को बचाने की कवायद तो नहीं? स्पॉट पर मौजूद और यहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष ऐसे ही कुछ सवाल उठा रहे हैं। तो मैं गया था और थानेदार के साथ जो मैंने बातचीत की है, उसका कहना है कि 10-12 राउंड गोली चलाई थी उसने। मैंने सवाल भी किया कि भाई 10-12 राउंड गोली चलाई, आपको खरोच भी नहीं आई, किसी पुलिस वाले को खरोच नहीं आई। तो उसने ऐसा बयान दिया, लगता है कि वो शक्तिमान है। कह रहे कि नहीं, मेरी गाड़ी के बोनट पर एक गोली लगी, एक गोली छू कर मुझे चली गई, लेकिन कब छुई मुझे पता ही नहीं चला। अरे भाई, आप शक्तिमान हो कि गोली तुम्हारे सीने पर टकरा के चली गई, तुमको पता ही नहीं चला। लेकिन जो खबर आ रही है, जो लोकल लोगों का बयान है, वो हिला देना। वो कह रहे हैं कि थानेदार ने तैयार कर लिया था भरत को सरेंडर करने के लिए। थानेदार ने भरत को गोली नहीं मारी, जबकि FIR में लिखा हुआ है कि थानेदार ने पहली गोली मारी, एक गोली चलाई। लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि थानेदार ने गोली नहीं मारी। थानेदार तो सरेंडर के बाद भरत के कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इस बीच DSP ने आदेश दिया और STF के जवान को आदेश दिया गोली मारने का, और STF के जवान ने पैर में गोली मारी, 3 गोली मारी वहां पर। और उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहा था और वो कह रहा था कि छल हो गया। लेकिन लोगों को, जो लोग वहां थे आक्रोशित हो रहे थे, तो उनको समझा रहा था कि आप चिंता मत करिए, आपका काम अब हो जाएगा, मैं ठीक हूं। जीप में ठूस दिया पुलिस ने उसको और पुलिस ले गई अपने साथ। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो सामने आई नहीं है। खबरें आ रही है कि 4 गोली मिली है, 5 गोली मिली है, ये भी कंफर्म नहीं है कि 4 की 5। और आई विटनेस कह रहे हैं कि 3 ही गोली चली थी इनकाउंटर स्थल पर। तो 3 गोली चली तो चौथी गोली कब मारी गई, ये भी सवाल तो उठ रहा है। और उसकी मौत पैर में गोली लगने से नहीं हुई है, ज्यादा खून बहने से नहीं हुई है, जो पुलिस कह रही है। थानेदार ने खुलासा किया है मेरे सामने कि उसके अंडकोश में एक गोली लगी है। अंडकोश में गोली लगी है तो मतलब मौत तो उसी समय हो गई होगी, थोड़ी देर बाद। अंडकोश में गोली लगने के बाद कोई घंटा 2 घंटा जिंदा नहीं रहता है। तो ये भी जांच का विषय है कि भाई पोस्टमार्टम जो हुआ, चाहे पहली बार जो इलाज के लिए गया आरा अस्पताल में, वहां क्या वो जिंदा था? वहां से PMCH गया तो क्या अस्पताल तक जिंदा पहुंचा, या पहले मर गया, या गांव में ही मर गया, बिलौटी गांव में ही मर गया? तो जो न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, उसका दायरा बड़ा होना चाहिए।
ट्रिगर दबाने वाला ही कोई दोषी तो होता नहीं है पंकज। वो तो जिसका आदेश होता है गोली चलाने का वो असली गुनहगार है। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने माना है कि लापरवाही हुई है। 16 को हमारे पुलिस वाले गए थे, अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। भरत की मौत के बाद जब विवाद बढ़ा तो सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश तो दे दिए, पर उसके बाद से घनघोर चुप्पी है। वो शायद इसीलिए कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग पूछेंगे कि नीतीश कुमार के पास भी तो पुलिस महकमा था जिसकी विरासत की राजनीति का दावा सम्राट चौधरी कर रहे हैं। वे इनकाउंटर के सख्त खिलाफ थे, कहते थे कि अपराधी कोई है भी तो कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट की बात हो रही है तो एक पॉइंट अखिलेश प्रसाद सिंह का भी है, जो बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। एक तो पहले मैं इस बात को खारिज करता हूं कि उस लड़के का, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसकी हत्या की गई और वहां जो डीएसपी पदस्थापित हैं उन्होंने सारी साजिश रची और उस लड़के की हत्या की। मैं उस गांव भी गया था और मैं मांग किया हूं सरकार से कि उसको अवकाश प्राप्त जज नहीं, अवकाश प्राप्त जज को सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि फिर उनकी क्या हैसियत रह जाती है और सरकार के दबाव में न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपया उनके राहत के लिए घोषणा करना चाहिए। तेजस्वी यादव से लेकर समूचा विपक्ष सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। इस बार तो अपने भी लोग भरत तिवारी के मुद्दे पर सम्राट सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। जेडीयू के नेता संजय झा, अशोक चौधरी से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान वगैरह वगैरह, बीजेपी के अश्विनी चौबे से लेकर विजय सिन्हा तक सम्राट के साथ बस चट्टान की तरह खड़े हैं तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। पर बात यह नहीं है कि कौन सरकार के साथ और कौन खिलाफ है, बात यह है कि सरकार का इकबाल कहां है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।